हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी नो डाउट बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम में अब मुश्किल से एक ही महीना रह गया है। एक ही महीना समझिए, आज 25 जून है जब मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड आप लोग अच्छा ही कर रहे होंगे नो डाउट, अपने अपने सब्जेक्ट्स में अपने अपने जो भी आपने टारगेट बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए। तो जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि आर का एग्ज़ाम 27 में होने वाला है। जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर यूपी पीसीएस में किसी भी अन्य पीसीएस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके लिए करंट अफेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप सब लोग जानते ही हो। इसमें मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। तो जब हमारे लिए सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण होता है कि अगर हमारे पेपर में 200 प्रश्न आ रहे हैं, 150 प्रश्न आ रहे हैं, उसमें से 25 से 30 प्रश्न एक अकेला सब्जेक्ट लेके बैठा होता है, तो नो डाउट वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसी क्रम में मैंने यहाँ पे एक सीरीज चलाया हुआ है अपने चैनल पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स पर। हालांकि एक व्लॉग चैनल है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट, जिसके लिए सभी परेशान रहते हैं, करंट अफेयर, उसको मुझे यहाँ पे अवेलेबल करा देना चाहिए। और ये बिल्कुल इनिशिएटिव 100% फ्री है। इसका ये करंट अफेयर की क्लास में यहाँ पे लेती हूँ, इसमें आपको समझा देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने इन चीज़ों को लिखा है, क्योंकि हर एक का लिखने का स्टाइल अलग होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैम आप पीडीएफ दे दो, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे। तो पीडीएफ से आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि हर एक इंसान का लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। सब इन शॉर्ट लिखते हैं, कुछ कैसे लिखते हैं, कुछ कैसे लिखते हैं। तो जब मैं आपको यहाँ पे एक बार पढ़ा दूँगी, एक बार समझा दूँगी और आप इसको देख लोगे, तो फिर पीडीएफ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस क्लास को देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, अगर ये क्लास, ये कंटेंट आपको पसंद आए, तो आप उन सभी लोगों तक इसको पहुँचाएंगे जिसको इसकी वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इतनी सारी मैगजीन्स अब मार्केट में लॉन्च होंगी कि भरमार हो जाएगी। घटना सार, घटना चक्र, बहुत सारी आती हैं और भी, जिनका मेरे को नाम नहीं पता, तथ्य सार वगैरह पता नहीं कौन कौन सी आती हैं। लेकिन मैंने कभी भी अपने इन एग्ज़ाम्स में, मतलब मैं 3 से 4 मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, कभी भी मैंने कोई भी करंट अफेयर की किताब नहीं खरीदी। वो इसीलिए नहीं खरीदी क्योंकि मेरे पास एक अच्छे नोट्स रहते हैं, जिनको मैं खुद से डिज़ाइन करती हूँ, खुद से बनाती हूँ, खुद से पढ़ती हूँ। ये अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि ये कंटेंट किसका है, तो मैं आपको कोई एक नाम नहीं बता सकती। मैं 2 या 3 जगह से क्लासेस देखती हूँ, फिर उनको समझती हूँ, फिर उनको लिखती हूँ, कुछ टेलीग्राम चैनल से, कुछ न्यूज़पेपर से, जहाँ से भी मुझे मिलता है मैं सभी चीज़ों को वो करने का कोशिश करती हूँ, कंपाइल अपने पास। तो ये अपने आप में अद्भुत श्रृंखला है ये सीरीज़। तो आप लोग इसको ज़रूर देख करके एग्ज़ाम से पहले जाइएगा। पूरा ही प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हमारी आज ये 12वीं क्लास है। 11 क्लास मैंने करा दी, जिसमें मैंने आपको मई, अप्रैल, मार्च का करंट अफेयर, फरवरी का करंट अफेयर करा दिया है। अब हम चल रहे हैं जनवरी की तरफ। और जनवरी की मैंने कुछ कुछ पेजेस करा दिए थे, कुछ रह गए हैं पेजेस, तो मैं अभी करा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंट। तो बहुत सारी गलतियाँ इसमें लिखने में भी रह सकती हैं, मेरे बोलने में भी रह सकती हैं, मेरे समझाने में भी रह सकते हैं। तो आप लोग उनको वो माफ़ कीजिएगा, मैं भी से आपको बोल रही हूँ। और बस इस कंटेंट का फ़ायदा उठा लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, वो वहाँ से आप ना डिस्क्रिप्शन से मेरे लिंक ले लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आप अभी फ़िलहाल आपको वहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का करंट अफेयर का नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद यूपी बजट एंड सेंट्रल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स भी जो हमने खुद से बनाया है, वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि मैं करा भी दूंगी एक बार आपको बजट का भी और यूपी का भी, लेकिन आप वो भी वहाँ से ले सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी ही आपको ये जो यहाँ पे कंटेंट पढ़ेंगे, इसका ही आपको एमसीक्यू सीरीज़ भी वहाँ पे सॉल्व करने की मिलेगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने आपको यहाँ तक आपको करा दिया था, और अब हम 10 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल है। बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं, मैं चाहती हूँ कि बातें कम हों, लेकिन फिर भी इतना कुछ रह जाता है बताने के लिए कि बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं। पर कोई बात नहीं, अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल है हमारा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को प्रथम बार मनाया गया था 2006 में। इसका उद्देश्य क्या है? भाषा का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करना। थीम है विश्व हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। और हिंदी को आर्टिकल 343 के तहत अधिकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। एंड कैशलेस इलाज योजना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ये हमारे मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा चलाया गया है, जो सड़क और रोड परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा। क्या है ये? सड़क दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण गोल्डन आवर में पीड़ितों को तुरंत इलाज तथा 1.5 लाख तक की मदद की जाएगी इसके अंतर्गत। और ये लागू कहाँ पे किया गया है? आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में इसका इलाज 7 दिनों तक किया जा सकेगा। मतलब जिन अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत जो अस्पताल पंजीकृत हैं, उनमें ही कैशलेस योजना से इलाज हो सकता है। सिंपल सी बात है कि अगर किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, तो जो
एक्सीडेंट का जो पहला घंटा होता है उसे गोल्डन आवर बोलते हैं। मतलब उसमें अगर मरीज़ को सही से इलाज मिल जाए, पीड़ित को, तो वो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर उसकी बहुत गंभीर चोट ना आई हो तो उसके लिए यहाँ पे हमें 1.5 लाख तक के ऋण की सुविधा है। यही इंपॉर्टेंट है कि कितने ऋण दिया जा सकता है इसमें, तो 1.5 लाख तक का ऋण मिल सकता है। हिट एंड रन, हिट एंड रन क्या होता है कि कोई कोई मार के भाग जाता है ना, जैसे टक्कर मारो और भाग जाओ, तो उसमें मृतकों के परिवारों को 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाने का प्रावधान है इसमें। और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड। इंपॉर्टेंट डाटा ऑफ रोड एक्सीडेंट 2024 में देश में 1.80 लाख मतलब 1,80,000 जो डेथ हुई है वो रोड एक्सीडेंट में हुई हैं। 30,000 मौतें हेलमेट ना पहनने से हुई। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि हेलमेट पहना कीजिए सभी लोग। दुर्घटनाओं में 66% मामले 18 से 34 यानी कि जो हमारा यूथ है उसी के ही आयु वर्ग के हैं, बाकी तो सब देखभाल की चला लेते हैं वाहन। तो ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी होती है किसी भी चीज़ में, तो बस उसी का ही परिणाम है। कभी कभी हम जो है गलत ओवरटेक करने की वजह से या कुछ और भी रीज़न होते हैं, इंसान की गलती की वजह से भी कभी कभी बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। चीन ने लिथियम का भंडार खोजा है, कहाँ पे? तिब्बत में। और चीन के लिथियम भंडार में इससे 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। अब चीन दूसरे नंबर पर पहुंच गया है लिथियम के भंडार में। और जो है लिथियम ट्रायंगल किन किन देशों को कहा जाता है, ये उसमें बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ज्योग्राफी में। तो चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। हालांकि चिली में सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। और चिली के बाद अब कौन आ गया है फ्रेंड्स? अब आ गया है चाइना, और जिसमें सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। मतलब भंडार तो का मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडार मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा लिथियम पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरे नंबर पे चाइना में। नेक्स्ट इज गुणोत्सव क्या है फ्रेंड्स? तो गुणोत्सव का आयोजन जो है वो असम की सरकार ने किया है। थीम है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो कहूँगी इम्पोर्टेंट है ही नहीं। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन बना है? ओडिशा बना है, ये इंपॉर्टेंट है। 22वें एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 का आयोजन कैलिफोर्निया के ब्रेवली हिल्टन में हुआ है और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया इसमें द ब्रूट लिस्ट को। और इस अवार्ड का ये सेशन नंबर है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाकुंभ प्रारंभ। महाकुंभ प्रारंभ हुआ था 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, और ये जो डेट है ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इस डेट को याद रखने का, यहीं पे ही सवाल में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जब स्टेटमेंट में सवाल आएगा कि कब शुरू हुआ था, तो 13 जनवरी को शुरू होकर 26 को ख़त्म हुआ था। आप 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 × 2 यानी कि 26, तो 26 याद रखना, 13 जनवरी से 26 फरवरी। और इसमें कुछ अखाड़े शाही स्नान करेंगे, जिसमें कि एक है शैव अखाड़ा जो भगवान शिव की विभिन्न रूपों में पूजा करता है। वैष्णव अखाड़ा भगवान विष्णु की पूजा करता है। उदासीन अखाड़ा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उदासीन अखाड़ा चंद्रदेव प्रथम सिख गुरु नानक के पुत्र द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम जो सिख गुरु थे गुरु नानक, उनके द्वारा स्थापित किया गया था उदासीन अखाड़ा। ये 3 अखाड़े यहाँ पे शाही स्नान करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिसंबर के करंट अफेयर में मैं आपको बताऊंगी, उससे जुड़ी हुई महाकुंभ से, कि कितना बजट है और क्या क्या योजनाएं सरकार ने महाकुंभ को लेकर के चलाई हैं। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कब इंडिया हो गया है? इसने चीन को पीछे किया है। और इसमें जो भारत में का जो रोड नेटवर्क है उसमें 60% की वृद्धि हुई है। 10 सालों में 60% की वृद्धि हुई है। पहले पे यूएसए है, और इसका जो क्रम है वो यही है, यूएसए, इंडिया, चाइना। एंड 2014 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? 91,287 किलोमीटर, लेकिन अभी 2024 में बढ़ के हो गई है 1,46,195 किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप मेंस भी लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, वहाँ पे भी आपके काम आएगा। भारतमाला परियोजना 2017-18 में शुरू हुई थी, और ये भारतमाला परियोजना इस तरीके से कुछ चली है, मतलब ऐसे यहाँ से शुरू हुई है और भारत के में, और ऐसे ऐसे उत्तर पूर्व के इलाकों में भी गई है। मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहे राज्य, अगर मैं सही नहीं हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हाँ कुछ इसी तरीके से है। सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड? तो वो है महाराष्ट्र, और देन है यूपी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसको ये भारत मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में हुई थी। मैंने आपको बताया लास्ट टाइम करंट अफेयर में कि भारत ने मिशन मौसम लॉन्च किया है, जिसका उद्घाटन दिल्ली में हुआ था, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था मिशन मौसम का। और उसके तहत उन्होंने एक क्लाउड चैम्बर बनाने की भी घोषणा की थी, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में रखा था। तो हाँ, तो फिर जो है ना इसी दिन वो किया गया था। तो 1875 में स्थापना हुई थी। हो सकता है इस बार यहाँ सवाल आ जाए कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और इसका जो है हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता था जब स्थापना के समय, फिर शिमला हुआ, फिर पुणे हुआ, और अब दिल्ली में, मतलब घूम रहा है पूरे इंडिया में।
युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। इसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। डेज पे आप स्पेशल ध्यान रख के जाइएगा कि कब कब कैसे कैसे होते हैं। प्रथम भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता, मतलब ये पहली बार हुई इसलिए इम्पोर्टेंट है। 7 जनवरी को नई दिल्ली में हुई है। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है और मलेशिया का जो नेतृत्व कर रहे थे वो राजा दातो कर रहे थे। कट्टरपंथी विरोधों, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, खनिजों पर चर्चा हुई है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? 6.4%। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष UN द्वारा IYC को दिल्ली में एशिया सम्मेलन में घोषित किया गया है। ठीक है, मतलब 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष UN द्वारा घोषित किया गया है, जो कि दिल्ली में एक समिट हुआ था उसमें घोषित किया गया था। ये मतलब है इसका। दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाखापट्टनम में। हाल ही में किसकी स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। और कहाँ पर? राष्ट्रपति स्मृति परिसर दिल्ली में। वर्ष 2024 में भारत ने अक्षय ऊर्जा में कितनी वृद्धि की है? तो 30 गीगावाट की वृद्धि की है फ्रेंड्स। भारत का 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है। कुछ लक्ष्य भारत के आत्मनिर्भर भारत कब बनना चाहता है? विकसित भारत कब तक बनना है? शून्य कार्बन उत्सर्जित भारत कब तक बनना है उसको? एंड मलेरिया फ्री कब तक बनना है उसको? और टाइफाइड फ्री कब तक बनना है उसको? ये बहुत सारे लक्ष्य है भारत के, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा जेड मोड टनल। कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर के गंदेरबल ज़िले में स्थित है। हाल ही में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया गया है। गगनगीर और सोनमर्ग से के मध्य निर्बाध यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। बस यही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर स्थित है, किसने उद्घाटन किया है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी थी तो जब ना एक शब्दावली बड़ी चर्चा में चल रही थी कि पिंक फायर रेट्रोडेट का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, कहाँ पे किया जा रहा है? कैलिफोर्निया में। जंगलों में लगी आग को नियंत्रित करने हेतु अग्निरोधी पदार्थ है, गुलाबी रंग का पदार्थ है ये। एंड कैलिफोर्निया में सांता एना हवाएं चलती है, तो यहाँ से भी आपके लिए विश्व भूगोल का प्रश्न तैयार हो गया कि सांता एना की हवाएं कहाँ चलती हैं? तो कैलिफोर्निया में चलती हैं। और ये जो है गर्म हवाएं हैं, इनके अधिक चलना ही आग का कारण बना है। 36,000 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 10,000 घरों पर इसने प्रभाव डाला है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सांता एना कहाँ पे चलती है ये इंपॉर्टेंट है। और पिंक फायर रिटॉर्डेट क्या है? एक रसायन आधारित मिश्रण है जिसमें अमोनियम फास्फेट या अमोनियम सल्फेट मुख्य प्रमुख तत्व होते हैं। लकड़ी तथा सूखी झाड़ियों पर छिड़काव के बाद एक परत बनाता है जो आग को फैलने से रोकने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करता है। गुलाबी अग्निरोधक पदार्थ को फोर्स चैक भी कहा जाता है। हालांकि पर्यावरणविदों द्वारा इसकी कुछ आलोचनाएं की जाती हैं कि ज़्यादा आग पर असर नहीं करता, उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना था कि ये होता क्या है। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना। विकसित भारत बनाना। विकसित भारत @2047 के तहत 2047 तक 1800 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन एंड 2030 तक 500 गीगावाट का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीमोसलाइड नामक दवा को प्रतिबंधित किया गया है इंडिया के द्वारा। क्यों किया गया? ये एक मानवीय दर्द निवारक दवा है और जिसके पता है कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ये खा लेते हैं कुछ और फिर उनकी बॉडी को जो है वो जानवर खा लेते हैं, तो फिर वही गिद्धों की मृत्यु का कारण बन जाती है। फिर जो है ना गिद्धों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया इंडिया में नीमोसलाइड को। और ये एक क्या है? ये दर्द निवारक दवा है। क्रोएशिया के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलनोविक और एक व्यक्ति केवल 2 बाहरी राष्ट्रपति बन सकता है क्रोएशिया में। ग्राहक अनुभव के लिए ACI से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट बन गया छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में है। ACI क्या होता है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ज़बरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून को पुनः लागू करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। 46 वर्ष बाद क्या है इन्होंने? लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं नए राष्ट्रपति जेस जोसेफ ऑन। महाकुंभ मेला बीमा लॉन्च किया गया फ़ोन पे और ICICI द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ICICI और फ़ोन पे द्वारा। इसमें क्या है कि जब तक मतलब कुंभ में रहने 10 जनवरी से 28 फरवरी तक कुंभ में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2 प्लान लाए गए थे। एक सिल्वर प्लान था, एक गोल्डन प्लान था। तो सिल्वर प्लान किन के लिए था? जो श्रद्धालु बस और ट्रेन से आने वाले थे। और गोल्डन प्लान कौन सा था? जो श्रद्धालु फ्लाइट से आने वाले थे।
और 1 से 70 वर्ष की आयु के लिए। और नेक्स्ट है हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स थल सेना दिवस। 2025 के लिए थल सेना दिवस का केंद्र बिंदु है प्रौद्योगिकी का वर्ष, भारतीय सेना विजन @2047 पर आधारित। और इसका इतिहास क्या है, 15 जनवरी 1949 को KM करिप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। और एरो इंडिया एयर शो किया गया है बेंगलुरु में, यहीं पे किया जाता है हमेशा। और ये द्विवार्षिक जो है एक वो है द्विवार्षिक शो है ये, और इसका संस्करण 15वां है। 10 से 14 फरवरी को किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है ये। इसकी थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। 30 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और प्रारंभ किया गया है इसका 1996 में। और वायुसेना के स्टेशन येलहंका में इसका आयोजन किया गया है। नाग एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया गया है पोखरण राजस्थान में, और इसका नाम है नाग मार्क 2। 3rd जनरेशन की टेक्निक पर आधारित है ये। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ क्षमता से लैस है। DRDO द्वारा ये विकसित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट है हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJY बोलते हैं इसे। PMJY योजना जो कि 2018 फरवरी में लॉन्च की गई थी। और इसको चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि इसको जनवरी के महीने में ओडिशा में लॉन्च किया गया था। ज़रूरतमंदों के परिवार को 5 लाख तक की चिकित्सा बीमा कवर करती है योजना। पूर्णतः केंद्र प्रायोजित है और लगभग 50 करोड़ लोगों को मदद प्रदान कर सकती है योजना। इतनी बड़ी योजना है ये। शाही स्नान को यूपी सरकार ने क्या नाम दिया है, तो अमृत स्नान नाम दिया है। और उसके अलावा ये इसकी बात करी थी मैं, मिशन मौसम जो है शुभारंभ किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 1875 की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम दिल्ली में किस लिए लॉन्च किया गया है, प्रत्येक मौसम और जलवायु के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए। मतलब हर तरीके से हर मौसम में किस तरीके से उसकी चुनौतियों से निपटा जाएगा, उसके लिए ही मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है। और इसकी वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। मिशन मौसम के तहत क्लाउड चैम्बर पुणे में स्थापित किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चर्चा में है ईरान की राजधानी तेहरान। ये तो वैसे भी आजकल चर्चा में है, लेकिन उस टाइम पे ये प्राकृतिक कारणों से चर्चा में थी। आज ये जो है राजनीतिक कारणों से चर्चा में है। तो तेहरान उस टाइम पे क्यों चर्चा में थी, आर्थिक तथा पारिस्थितिकी चिंताओं के कारण राजधानी को तेहरान से मकरान दक्षिणी तट पर स्थानांतरित करने की एक घोषणा की गई है। और ये पूरा का पूरा ईरान का जो है वो मैप है, जिसकी ईरान की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि तेहरान है ईरान की राजधानी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईरानी बंदरगाह चाबहार है, जहाँ से भारत अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है हमेशा। चाबहार से ही हमारा जो है व्यापार होता है। एंड मकरान तट यहाँ पे स्थित है। यहाँ से राजधानी को इन्हें लाना है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं एक बार कि ईरान किस किस देशों के साथ में सीमा साझा करता है। तो इराक के साथ करता है, तुर्की के साथ करता है, आर्मेनिया के साथ, अजरबैजान के साथ। इधर से ये कैस्पियन सागर से घिरा है, इधर से तुर्कमेनिस्तान से घिरा है, यहाँ से अफगानिस्तान से घिरा है, पाकिस्तान से भी घिरा हुआ है। और पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में ओमान की खाड़ी से ये जो है घिरा हुआ है। और साइड में जाएंगे तो ये पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है। मकरान तट क्या है, कहाँ पर स्थित है, तो बलूचिस्तान पठार का एक हिस्सा है। पाक और ईरान के बीच इसकी भूमि साझा होती है। अद्र रेगिस्तानी तटीय पेटी है जो अरब सागर एंड ओमान की खाड़ी से घिरी हुई है। इसी पर पाकिस्तानी ग्वादर एंड ईरानी चाबहार बंदरगाह स्थित है। सॉरी। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सीधा सीधा अमेरिका। भारत अमेरिका के एक सेकेंड प्लीज़, यहाँ से थोड़ा सा ये मिसमैच हो रहा है, बट मैं आपको समझा दूंगी क्या लिखा है। भारत अमेरिका के बढ़ते परमाणु सहयोग तथा रक्षा साझेदारी का ये प्रतीक बना है। भारत की जो उन्होंने संस्थानों से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। और ये जो है भारत अमेरिका परमाणु समझौता कब हुआ था, ये 2008 में हुआ था। एंड प्रतिबंध से मुक्त जो संस्थान हुए उनमें कौन कौन से हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ्स। ओके, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत अफगानिस्तानी शीर्ष स्तरीय वार्ता, देखिए भारत और मलेशिया की भी
वार्ता हुई है, पहली बार सुरक्षा वार्ता जो दिल्ली में हुई है, और भारत अफगानिस्तान की भी पहली बार हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और लेकिन ये दिल्ली में नहीं, इंडिया में नहीं हुई, अफगानिस्तान में नहीं, ये हुई है यूएई में। एंड इसका नेतृत्व किसने किया है? तो इसका नेतृत्व किया है जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, और उसका नेतृत्व हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। चर्चा में क्यों है? भारत द्वारा मानवीय सहायता पर भागीदारी बढ़ाने को सहमति दी गई है। खेल सहयोग, चाबहार बंदरगाह, व्यापार, वाणिज्य, मानवीय सहायता बढ़ाने हेतु चाबहार को प्रवेश द्वार के रूप में भी उपयोग करने पर सहमति हुई है, और सुरक्षा संबंधी वार्ता भी की गई है। पोर्टल गरुड़ाक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्च किया गया है किस लिए? वन्यजीव अपराध संबंधी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और प्रतीश नंदी का निधन हो गया है, ये कौन थे? ये पूर्व राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखते हैं। स्पेडेक्स मिशन ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या है? नाम है इसका स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। पूरा हुआ है 16 जनवरी 2025 को। और आपको एक चीज़ बताऊं, 16 जनवरी को ही हम हर साल स्टार्टअप दिवस भी मनाते हैं। और मिशन का उद्देश्य क्या है? 2 छोटे अंतरिक्ष यान को एक दूसरे से मिलाना, डॉक अनडॉक करने की क्षमता का प्रदर्शन करना। भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इसका उद्देश्य, प्राथमिक लक्ष्य क्या है इसका? पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट के लिए डॉकिंग तकनीक को विकसित करना। मिशन पीरियड कितना था इसका? 2 साल का था। और डॉक अनडॉक क्या होता है? किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को हटाना, डॉक अनडॉक कहलाता है। स्पेस डॉकिंग क्या होता है? अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की तकनीक। और अनडॉकिंग क्या होता है? अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यानों को हटाने की तकनीक। ऐसी तकनीक जिसकी सहायता से मानव को एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में भेजना संभव होता है। अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं को एकत्र करने या उपकरण, चालक दल या आपूर्ति को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण है। और आगे मैं थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पे चर्चा करना चाहती हूँ आपसे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण भी इसी तकनीक से हो रहा है। और भारत स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक है? भारत का 2035 तक है। बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आने वाले 2035 तक हमारे पास भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अभी तक विश्व में केवल 3 ही अंतरिक्ष स्टेशन हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो कंपाला घोषणा पत्र का संबंध किससे? अफ्रीकी देशों से है। कृषि में बदलाव के लिए अफ्रीकी नेताओं द्वारा लाई गई 10 वर्षीय रणनीति है। इसका निर्णय युगांडा में अफ्रीका कृषि विकास कार्यक्रम CAADP में किया गया है। और इसका लक्ष्य 2035 तक कृषि खाद्य उत्पादन में अफ्रीका में 45% की वृद्धि करना है। चर्चा में रहा बिग बे क्या है? एक मकड़ी है जिसका नाम है एक्ट्रेस क्रिस्टसैनी। विश्व की सबसे जहरीली और ख़तरनाक मकड़ियों में से एक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो अब मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। नेशनल हल्दी बोर्ड, इसका गठन किया गया है। इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के निज़ामाबाद में बनाया जाएगा। और इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में हल्दी के उत्पादन को दोगुना करना है, करीब 20 लाख टन। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में पीयूष गोयल ने किया है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पल्ले गंगा रेड्डी। और हल्दी उत्पादन गठन किस लिए किया गया है? हल्दी उत्पादन और निर्यात के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि विश्व में हल्दी का उत्पादन करने में जो है भारत शीर्ष है, और सबसे ज़्यादा निर्यात भी भारत से ही किया जाता है हल्दी के लिए। हल्दी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई इसको किस तरीके की मिट्टी चाहिए, किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिएगा ज्योग्राफी में। हानले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया हानले पार्टनर्स के द्वारा। इसमें भारत की रैंक अब जो है वो 85 हो गई है। पहले इसकी रैंक 80 थी, लेकिन अब कुछ गिर गई है रैंक। और शीर्ष पे सिंगापुर है। भारत 57 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकता है, मतलब 57 देशों के लिए हमें वीज़ा नहीं लगेगा अगर हम जाना चाहें तो। उत्सव माघ बिहू मनाया जाता है, फसल कटाई उत्सव है, असम में मनाया जाता है। और इसमें अग्निदेव की पूजा की जाती है। कभी कभी ना बहुत सारे उत्सव ऐसे दे देता है और राज्य पूछता है कहाँ कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए। जैसे कि ओणम मनाया जाता है केरल में, बिहू मनाया जाता है असम में, और भी बहुत सारे हैं, वो सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया गया है, और सदैव 20 जनवरी को किया जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर 20 जनवरी को रविवार है तो फिर नहीं होगा, फिर 21 जनवरी को होगा। और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, सभी को पता होगा। एंड क्रम है इनका 47।
और ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति होती है जनता का प्रत्यक्ष मतदान। जैसे कि हमारे बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमारा प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष मतदान से आते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊँ हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी जो है इलेक्शन नहीं होता है। हमारे यहाँ सांसद के लिए इलेक्शन होता है, फिर उन्हीं में से कोई बहुमत का नेता, बहुमत पार्टी का नेता अपने ही मतलब सारे के सभी लोग मिल करके अपने ही उससे क्या बोलते हैं उसको, एक डिस्कशन से प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, जो चर्चित नाम होता है उसको। लेकिन ये डायरेक्ट ये इलेक्शन लड़ते हैं जनता के बीच में और जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये फ़र्क है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति तथा भारतीय सॉरी, ये तो मैंने यही लिखा था कि मतलब जो है मेंस में आ सकता है, ये मैं लिख लेती हूँ ना, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैं आर का एग्ज़ाम तो बस दे रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। मेरा टारगेट ओनली ऑन पीसीएस है, तो मैं उसी को ही फोकस करती हूँ, उसी के द्वारा नोट्स बनाती हूँ। लेकिन ये नोट्स आर में इतने ज़्यादा काम क्या होंगे ना कि ये आपको एग्ज़ाम के बाद पता चल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति भी केवल 2 बार ही बन सकता है, जैसे कि क्रोएशिया में भी 2 बार ही बन सकते हैं, मैंने अभी बताया है आपको। गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि कौन है फ्रेंड्स? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, और इन्होंने ये कर्तव्य पथ पे जो परेड होती है हर साल उसमें शामिल हुए थे 26 जनवरी पे। विशेष इसलिए है इस बार के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट क्योंकि जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया था, तब भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्नो जो है मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, और इस बार भी मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं? यही आ रहे हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, लेकिन अब दूसरे हैं, पहले दूसरे थे। नेक्स्ट हमारा सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? शान मुगरत्नम, जिनको षणमुख रत्नम थर्मन भी इनका नाम हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी एक लिखा हुआ मिल सकता है। 5 दिवसीय यात्रा पर आए, भारत में आए और इन्होंने काफ़ी सारी जो है यहाँ पे MOUs भी साइन किए हैं। खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया है, पहला संस्करण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूपीएससी ने तो यहाँ से सवाल पूछ भी लिया है, हो सकता है आरओ में भी पूछ ले या पीसीएस में भी पूछ ले, तो आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। पहली बार हुआ है, दिल्ली में हुआ है, भारत में हुआ है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। विजेता भी बने हैं, अपना इंडिया बना है, और महिलाओं में भी विजेता इंडिया ही बना है। दोनों में उपविजेता नेपाल ही रहा है, और 54-36 से हराया है पुरुष टीम ने, और 78-40 से हराया है हमारी महिला टीम ने। ये बात ध्यान रखने वाली है। 13 से 19 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया था। इसका संचालन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लस भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किया गया था। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो आपसे पूछ लेगा तो बताएंगे आप सुधांशु मित्तल हैं, और इसमें कुल टीमें थी, मेल कैटेगरी में 20 टीम शामिल थी और फीमेल कैटेगरी में 19 टीम शामिल थी। इसका शुभंकर था तेजस और तारा। उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने भी भाग लिया था। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इसरो के सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, जिसकी लागत 3,985 करोड़ रुपए है, और दूसरे लॉन्च पैड के बैकअप लॉन्च पैड के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों जैसे गगनयान के लिए लॉन्च क्षमता को बढ़ाना तथा अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाना है। और गगनयान मिशन कब प्रस्तावित है फ्रेंड्स? ये 2027 में प्रस्तावित है। और अब मैं आपको ना कुछ टर्म्स बताती हूँ, जैसा कुछ कहते थे ना आपकी PSLV से लॉन्च किया गया, GSLV से लॉन्च किया गया, SLV से लॉन्च किया गया, तो ये होते क्या है एक्चुअल में, इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जो PSLV होता है वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। एंड SLV होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जो है 2025 जारी किया गया WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एंड इसमें क्या है, ये रिपोर्ट जो है ना 2030 तक के रोजगार के रुझान इसने प्राप्त किए हैं। हालांकि मैंने इसमें चीज़ें लिखी नहीं कि भारत के लिए क्या स्थिति दर्शाई है इसने, बस हाँ ये लिखा है कि 55 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। और WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1997 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर HQ मीन्स हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पश्चिमी घाट को मीठे पानी की जैव विविधता की हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है IUCN की
रेड लिस्ट द्वारा और IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में की गई थी। नेक्स्ट इज, देखते हो कितने मिनट की क्लास हो गई, अभी अभी पढ़ा देते हैं 5 से 6 मिनट और। स्वामित्व योजना कब आई थी फ्रेंड्स? तो 2020 में आई थी। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योजना, क्यों है अभी आपको दिखाती हूँ। 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, यहाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चर्चा, जब भी मैं कहती हूँ कमेंट करके बताएं, तो आप बताया कीजिए ना प्लीज़। आप लोग बताते नहीं तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हो। और कसम से जब मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे कि देखो ये क्वेश्चन मेरे नोट से था, फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। और मुझे लगता है कि पछताने से अच्छा है कि पहले ही उस चीज़ को कर लिया जाए जिस चीज़ के लिए हमें पछताना पड़ता है। तो चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि PM द्वारा 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं स्वामित्व योजना के तहत, और इसका जो है प्रारंभ वो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य गांवों में संपत्ति के अधिकारों में सुधार करना है। स्वामित्व का फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तो उड़ीसा में स्थित है। समुद्री कछुओं को विश्व के सबसे बड़ा बसेरा है ये, मतलब सबसे ज़्यादा समुद्री कछुए यहीं पे रहते हैं गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य में। ऑलिव रिडले कछुआ भी यहीं पाया जाता है। और ऑलिव रिडले कछुए के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देख लेते हैं। UPSC यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है इस तरह के टॉपिक से, कि एक मांसाहारी होता है, सामूहिक घोंसले बनाते हैं, जैतून के रंग का इनका कवच होता है, एंड प्राकृतिक वास है इनका प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में। और ऑपरेशन ओलिविया भी इसी के तहत चलाया जाता है, इन्हीं के लिए चला जाता है ऑलिव रिडले कछुओं के तहत के लिए। मतलब ऑलिव रिडले कछुए जो है ना, ये अपने अंडे देते हैं यहाँ पे ऐसे समुद्र के आसपास, तो उनके अंडों को सुरक्षित करने के लिए, उनके प्रजनन को आसान करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है। और ये भी भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया जाता है और 1980 में इसको प्रारंभ किया गया था। QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है फ्रेंड्स? तो 25वां ही है। जारी किया गया है ये क्वाकवरेली साइमंड्स लंदन में QS द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है? उभरती हुई जॉब मार्केट मांगों को पूरा करने के लिए देश की तत्परता का मूल्यांकन करना, और इसमें 4 क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। आजकल रैंक नहीं पूछेगा, आजकल ये नहीं पूछेगा किसने जारी किया, आजकल ये पूछता है कि किन मापदंडों के आधार पर इसको जारी किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला है स्किल फिट, दूसरा है अकादमिक तत्परता, तीसरा है काम का भविष्य, और चौथा है आर्थिक परिवर्तन। 4 मापदंडों पर। पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ब्रिक्स का नोवा पार्टनर भागीदार देश बना है नाइजीरिया, और इसके पूर्ण सदस्य कितने हैं? अब 10 सदस्य हैं पूर्ण। कौन कौन से हैं ब्रिक्स में सदस्य, एक बार देख लेते हैं। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और फिर इंडोनेशिया और ईरान एंड इथोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरब पहले आने के लिए बोला था, फिर सऊदी अरब नहीं आया, और UAE भी है आई थिंक। आप मुझे बताइएगा UAE के बारे में, या कौन सा है फिर। दिमाग से ना निकल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, पर ऑप्शन देख के याद आ जाता है। ऑप्शन देख के आपको भी याद आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, WHO के ग्रुप से बाहर हो गए हैं ये, मैंने आपको बताया भी था। अर्जेंटीना एंड अमेरिका दोनों के दोनों WHO से बाहर हो गए हैं। इन्होंने तो बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने कि इसने कोविड के टाइम पे अच्छा काम नहीं किया, इसलिए हम इससे बाहर हो रहे हैं। और गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के इन्होंने गल्फ अमेरिका रख दिया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको की आप लोकेशन देख करके ज़रूर जाइएगा कि ये कहाँ पे पड़ती है, किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है, और क्या क्या इसकी स्थिति है। 38वें राष्ट्रीय गेम 2025 का आयोजन फ्रेंड्स उत्तराखंड में किया गया, और इसका शुभंकर है मोली एंड मोनाल, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है, और ये नेपाल का राष्ट्र पक्षी भी है मोली या मोनाल। और इसका अन्य नाम क्या है? डेनफे है शुभंकर का। टैगलाइन क्या है इसकी? संकल्प से शिखर तक। और थीम क्या है इसकी? ग्रीन गेम्स, यानी कि हरित खेल। इसमें 4 खेलों को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है, जो कि कलारीपट्टू केरल का है, योगासन और राफ्टिंग और मलखंभ। कुल खेल इसमें 32 शामिल हुए हैं, और इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों और 11 शहरों में किया गया है। शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, और 36 स्टेट प्लस यूटी इसमें शामिल हुए हैं, एंड 10,000 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। एंड मुझे लगता है कि अब मुझे इस क्लास को यहीं पे रोकना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो बस अभी मैं इस क्लास को यहीं पे क्विट कर रही हूँ फ्रेंड्स। आई होप ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आई हो तो क्लास को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सभी दोस्तों के साथ में जो है इसको शेयर करना है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे चैनल PCS एस्पिरेंट व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर देना, जिस पे आप आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा जो है कंटेंट देखने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने वाले हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए नेक्स्ट व्लॉग में या फिर किसी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।